नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपना बातचीत का अभी जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में हमने गुलाम वंश पूरा पढ़ लिया है और आज दोस्तों दूसरा राजवंश प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है खिलजी राजवंश या खिलजी साम्राज्य या खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली पर शासन करने वाला यह दूसरा राजवंश था गुलाम वंश के पश्चात। दोस्तों, खिलजी वंश का राजवंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। ठीक है, यह बहुत ही छोटा कालक्रम का राजवंश था, लेकिन इतिहास में इसका बहुत ज्यादा महत्व है और यहां से कंपटीशन एग्जाम के अंदर अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आइए दोस्तों टॉपिक प्रारंभ करते हैं। खिलजी राजवंश का भारत में संस्थापक माना जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, या आप शॉर्ट में जलालुद्दीन खिलजी भी कह सकते हैं। वैसे इनका वास्तविक पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये अलाउद्दीन खिलजी के चाचा लगते थे रिश्ते में। अलाउद्दीन खिलजी वही अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों जिन्होंने भारत में या अपने राजस्थान में रणथंभौर पर आक्रमण किया, इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया और इन्होंने जालोर क्षेत्र पर आक्रमण किया और इन्होंने दक्षिण भारत में दोस्तों गुजरात अभियान चलाया था। तो आइए दोस्तों इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सभी की जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल भारत में 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक रहा, यानी इन्होंने 6 साल तक दिल्ली के तख्त पर शासन किया। भाई, जलालुद्दीन खिलजी की एक उपाधि थी, उसका नाम था शाइस्ता खान। आपसे पूछा जा सकता है कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठा या दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा तब उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? उन्होंने दोस्तों शाइस्ता खान के नाम से उपाधि धारण की थी। जो जलालुद्दीन खिलजी है, इनके दोस्तों जीवन काल में मुख्य रूप से 2 अभियान ज्यादा चर्चित थे। एक तो रणथंभौर अभियान जो 1291 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ किया था। रणथंभौर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। यह एक चौहान रियासत थी जहां के राजा इनके समकालीन हमीर देव चौहान थे। हमीर देव चौहान दोस्तों इतिहास में अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी जिद के लिए प्रसिद्ध थे और शरणागत को रक्षा देने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बारे में एक कहावत भी चर्चित है, हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। ये शासक दोस्तों हमीरदेव चौहान ही थे। तो जब हमीरदेव चौहान की रियासत रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में आक्रमण किया तब दोस्तों इनको सफलता नहीं मिली, यानी ये रणथंभौर को नहीं जीत सके। जब रणथंभौर को जीतने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया जलालुद्दीन खिलजी ने, और फिर भी ये नहीं जीत पाए, यानी उसके मुख्य दीवार के अंदर ही ये प्रवेश नहीं कर पाए, तब इन्होंने दोस्तों असफल होकर एक बात कही थी अपने आप को अभिमानित करने के लिए कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो यहां से दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खिलजी वंश का वह शासक कौन था जिसने रणथंभौर अभियान के दौरान यह बात कही कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को तो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। उस राजा का नाम जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी को रणथंभौर अभियान में तो विजय हासिल नहीं हुई, लेकिन इनका दूसरा मुख्य अभियान था भाई साहब मंडोर पर, और मंडोर वर्तमान समय में जोधपुर को मंडोर कहा जाता है। इन्होंने मंडोर पर आक्रमण किया था 1292 ईस्वी में और इस मंडोर में दोस्तों इनको सफलता मिल गई, यानी यहां विजय हासिल हो गई। इन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया था लेकिन ये रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर पाए। तो ध्यान रखना कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण कब किया था? 1291 ईस्वी में। ये यहां सफल नहीं हुए। अब यहां दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ समय पश्चात दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है इनके ही भतीजे के द्वारा, और इनके भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने 1296 ईस्वी में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद दिल्ली के तख्त पर बैठ गए। अब दोस्तों हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन दोबारा देख लीजिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कि यहां से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था।
इसने शाइस्ता खान की उपाधि धारण करके दिल्ली के तख्त पर शासन किया। ये 1290 में दिल्ली के सुल्तान बने और 1296 में इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इन्होंने अपने जीवन काल में 2 अभियान चलाए थे। 1291 में रणथंभौर अभियान जो असफल रहा और 1292 में मंडोर अभियान जो सफल रहा। रणथंभौर अभियान के दौरान इन्होंने एक बात कही थी कि मैं रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को तो एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों भारत में खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे महान शासक था, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक था। जो अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों, एक तो इसकी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति थी भाई। ये एक महत्वाकांक्षी शासक था, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही शानदार शासक भी बताया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही पहली बार दिल्ली सल्तनत में वेतनमान सैनिक प्रारंभ करे किए। इन्होंने वेतनमान सैनिकों की व्यवस्था प्रारंभ करने के साथ साथ सैनिकों की हुलिया प्रणाली भी विकसित की। पहली बार बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई। तो इतिहास में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के ये 3 जो सुधार के कार्य किए गए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे, इसलिए इनके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सैनिकों की हुलिया प्रणाली किसने प्रारंभ की थी भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले वेतनमान सैनिक किसने रखे थे भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्थापित की थी भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित की थी। तो देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1296 ईस्वी में राजगद्दी संभाली अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करने के बाद में। ठीक है, तो 1296 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के तख्त पर शासन किया। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इनका बचपन का नाम था अली और गुरसाप। अली और गुरसाप ये 2 इनके बचपन के नाम थे। एक इन्होंने दोस्तों उपाधि धारण कर रखी थी, उस उपाधि का नाम था सिकंदर ए सानी, और एक इनका गुलाम था भाई मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। दोबारा देख लीजिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में शासन संभाला, 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। वैसे मुख्य रूप से दोस्तों इनकी हत्या 1316 ईस्वी में ही कर दी जाती है। इनकी जो हत्या है वह 1316 ईस्वी में ही कर दी जाती है। तो इनका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक ही रहा। 1320 ईस्वी में तो पूरा खिलजी राजवंश ही समाप्त हो जाता है, जबकि आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के बाद में कुछ छोटे मोटे अयोग्य शासक और बनते हैं भाई। ठीक है, तो यहां देखिए, दोबारा देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरसाप था। इन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की थी और इनका गुलाम था भाई मलिक काफूर। यह मलिक काफूर दोस्तों एक हिंदू जाति का किन्नर था या हिंदू जाति का हिजड़ा था भाई। ठीक है, इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम मलिक काफूर को जाना जाता है। ये जो मलिक काफूर है ना दोस्तों, ये आया कहां से भाई? अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी का एक मुख्य सेनापति था, उसका नाम था दोस्तों नुसरत खान। उसका क्या नाम था भाई? नुसरत खान। ये जो नुसरत खान था ना, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों गुजरात अभियान पर भेजा था भाई। गुजरात अभियान पर कब भेजा था इसने? ये रही गुजरात विजय। गुजरात में दोस्तों इनको विजय भी हासिल हो गई थी। गुजरात अभियान पर भेजा था 1298 ईस्वी में। जब ये जो नुसरत खान था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतने के लिए दक्षिण में भेजा, तो गुजरात अभियान पर विजय हासिल करने पर ये जो नुसरत खान है ना, नुसरत खान ने अलाउद्दीन खिलजी को तोहफा दिया था, ये गिफ्ट के रूप में दिया था, ये गुलाम मलिक काफूर, जो जाति से एक हिंदू जाति का था और इसे किन्नर या हिजड़ा बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, तब आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के एक अयोग्य शासक या फिर एक अल्प आयु का बेटा था, इसका 5-6 साल का बेटा, उसको राजा बना देता है या दिल्ली का तख्त पर बैठा देता है और उसके शासन की पूरी बागडोर मलिक काफूर अपने हाथों में ले लेता है। लेकिन इसका जो शासनकाल है वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाता है। आगे चलकर खिलजी वंश के ही किसी व्यक्ति के द्वारा मलिक काफूर की हत्या कर दी जाती है, जो सारी डिटेल्स अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहां आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के पास कैसे पहुंचा भाई? अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था नुसरत खान। नुसरत खान को गुजरात विजय के दौरान उपहार में मिला था मलिक काफूर,
और ये उपहार मलिक काफूर उपहार नुसरत खान ने अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया या अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में दिल्ली के तख्त का यह मुख्य नियंत्रणकर्ता भी बन जाता है। जो दक्षिण भारत के अभियान थे उनका नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था भाई? इसी ने किया था, मलिक काफूर ने। और दक्षिण भारत में मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के जो नेतृत्व अभियान चलाए गए थे उनके अंदर भाई इसे सफलता भी मिली। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरी जानकारी बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान के अभियान बहुत चर्चित है भाई। एक तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था भाई, और 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस समय रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान ही था। हमीरदेव चौहान इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ लड़ता लड़ता वीरगति को प्राप्त हो जाता है भाई, ठीक है। और यहाँ हमीरदेव चौहान की रानी थी भाई, उसका नाम था रंग देवी। क्या नाम था? रंग देवी। रंग देवी के द्वारा दोस्तों यहाँ जौहर किया गया भाई। क्या किया गया? जौहर। तो ये राजस्थान का पहला साका बताया जाता है। तो राजस्थान का पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1301 ईस्वी में रणथंभौर में हुआ, जहां हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में तो केसरिया किया गया और रंग देवी के नेतृत्व में जौहर किया गया। इस रणथंभौर के साके के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह राजस्थान का एकमात्र और पहला जल जौहर था भाई। पूछ लिया जाए राजस्थान का एकमात्र और पहला जल जौहर कौन सा था भाई? रणथंभौर का जो साका हुआ था उसमें जल जौहर किया गया था, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा इसने जो दूसरा आक्रमण किया था वह 1303 ईस्वी में मेवाड़ में किया था भाई। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान में दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 1303 ईस्वी में मेवाड़ में हुआ था। इस समय मेवाड़ के राजा तो थे रावल रतन सिंह और मेवाड़ की रानी थी पद्मिनी। तो ऐसा बताया जाता है कि या तो चित्तौड़गढ़ को अधिकार करने के लिए इसने वहां आक्रमण किया था, या फिर चित्तौड़गढ़ का व्यापारिक या सामरिक महत्व था, या फिर जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी कोई प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था, या अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था इसलिए वह अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, या फिर लास्ट इसका कारण यह बताया जाता है कि पद्मिनी की सुंदरता के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है वह चित्तौड़गढ़ पर फतह हासिल तो कर लेता है, रावल रतन सिंह यहाँ केसरिया कर लेते हैं, और जो रानियां थी यहाँ की जैसे पद्मिनी, और पद्मिनी के नेतृत्व में जितनी भी राजमहल की रानियां थी उन्होंने जौहर किया। तो ये दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था भाई 1303 ईस्वी में। तो राजस्थान का पहला साका भी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण ही हुआ, और चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ का पहला साका भी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण ही हुआ। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में आगे चलकर जालोर का साका भी हुआ था भाई अलाउद्दीन खिलजी के कारण ही। जालोर और सिवाना का साका भी 1308 और 11 ईस्वी में इसी के समय हुआ था। अब आगे की जानकारी देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दोस्तों एक हीरे की जानकारी भी मिलती है हमें, और वो हीरा है भाई कोहिनूर हीरा। कौन सा है? कोहिनूर हीरा। ये जो कोहिनूर हीरा है ना, ये दोस्तों तेलंगाना के शासक के पास था भाई, और तेलंगाना के शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। तो तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने ये कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया भाई। किसको दिया? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को क्यों दिया भाई? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो दक्षिण में अभियान प्रारंभ किया था, दक्षिण भारत का जो अभियान प्रारंभ किया था, तो दक्षिण भारत में जो नेतृत्व किया था इन अभियानों का नेतृत्व है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था भाई। तो मलिक काफूर जब दक्षिण में नेतृत्व कर रहा था तब इनकी मुलाकात हुई तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के साथ। तो यहाँ के ये जो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे इन्होंने ये कोहिनूर हीरा भेंट किया था मलिक काफूर को, और फिर आगे चलकर दोस्तों मलिक काफूर ने ये भेंट कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को। किसको सौंप दिया भाई? अलाउद्दीन खिलजी को। तो आपसे पूछ ले जाए क्वेश्चन कि जो कोहिनूर हीरा वो अलाउद्दीन खिलजी के पास कैसे पहुंचा भाई? अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट दिया था मलिक काफूर ने। मलिक काफूर को गिफ्ट दिया था किसने भाई? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने, जो कहां का राजा था? तेलंगाना का। कहानी स्पष्ट है, आगे की जानकारी देखिए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो जाती है भाई। ऐसा बताया जाता है कि एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, इसके एक रोग लग जाता है, और उस रोग का नाम है दोस्तों जालोदर रोग। क्या नाम है भाई? जालोदर रोग। तो जालोदर रोग से ग्रसित होने के कारण 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाने के बाद में ये जो मलिक काफूर है ना, मलिक काफूर, यह इस अलाउद्दीन खिलजी के एक अल्प आयु बेटे को राजा बना देता है। किसको राजा बना देता भाई?
अल्पायु बेटे को राजा बना देता है, जिसका नाम था दोस्तों शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर ये केवल अल्पायु में राजा बना था, 5-6 वर्ष का ही राजा था अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में। तो इस शिहाबुद्दीन उमर को तो राजा बना दिया इसने अल्पायु में। ये तो बच्चा था, 5-6 साल का था, तो क्या जानता था शासन के बारे में। शासन की जो पूरी बागडोर थी ना दोस्तों, मलिक काफूर ने अपने हाथ में ले ली भाई। किसने अपने हाथ में ले ली? मलिक काफूर ने अपने हाथ में ले ली। और जो खिलजी वंश का जो पूरा तख्त था ना, ये मलिक काफूर के कंट्रोल में आ गया। कुछ समय तक दोस्तों मलिक काफूर ने साम्राज्य का भोग किया या अपने हिसाब से साम्राज्य चलाया। फिर आगे चलकर दोस्तों हुआ क्या, ये एक मुबारक खिलजी था भाई। मुबारक खिलजी नाम का एक व्यक्ति था खिलजी राजवंश में ही। इस मुबारक खिलजी ने दोस्तों मलिक काफूर की हत्या कर दी भाई। मलिक काफूर की हत्या कर दी 1316 ईस्वी में ही। और मलिक काफूर की हत्या कर देने के बाद में दिल्ली के तख्त पर अब बैठ जाता है मुबारक खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शिहाबुद्दीन उमर राजा बढ़ता है दिल्ली के तख्त पर, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा होता है। ये छोटा था, 5-6 साल का, तो इसका शासन काल का जो नियंत्रण था, संरक्षक था, वो मलिक काफूर को बनाया गया। लेकिन मलिक काफूर को जल्द ही मुबारक खिलजी ने मार दिया और खुद दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। मलिक काफूर ने 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली की राजगद्दी पर शासन किया। कब से कब तक भाई? 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। ये जो मुबारक खिलजी था ना दोस्तों, ये मुबारक खिलजी एक गठिया किस्म का राजा था, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि ये एक अश्लील संगत था। जो निर्वस्त्र पुरुष और निर्वस्त्र स्त्रियां होती थी, उनकी संगत करता था भाई कौन? मुबारक खिलजी। इसलिए मुबारक खिलजी को क्या उपाधियां दी गई उस टाइम पे? मुबारक खिलजी को उपाधि दी गई थी अल उल इमाम, या तो अल इमाम या उल इमाम। कौन से खिलजी शासक को कहा गया भाई? मुबारक खिलजी को कहा गया। इसे खिलाफत उल्लाह भी कहा जाता है। कुल मिलाकर मुबारक खिलजी को 3 उपाधियां दी गई थी, एक तो अल इमाम और एक उल इमाम, एक खिलाफत उल्लाह है। ये जो मुबारक खिलजी है, इसकी भी हत्या कर दी जाती है भाई। इसकी हत्या कर दी जाती है वजीर खुशक शाह के द्वारा। वजीर खुशक शाह के द्वारा मुबारक खिलजी की भी हत्या कर देती है। और मुबारक खिलजी की हत्या कर देने के बाद में दिल्ली सल्तनत पर यह शासन करता है भाई कुछ समय तक। ये खुशक शाह है। खुशक शाह 1320 ईस्वी में राजा बनता है। इस खुशक शाह को पैगंबर का सेनापति कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश के कौन से शासक को पैगंबर का सेनापति कहा गया? खुशक शाह को कहा गया। इस खुशक शाह के समय दोस्तों नारे लगे थे, ये एक अयोग्य शासक था, तो इसके समय नारे लगाए गए इस्लाम का शत्रु या इस्लाम खतरे में है। पूछा जाए कि किसके बारे में ये नारे लगाए गए थे आम जनता के द्वारा कि यह राजा इस्लाम का शत्रु है या इस्लाम खतरे में है, ये दोस्तों खुशक शाह के नाम पर ये नारे लगाए गए थे। खुशक शाह राजा के समय ये नारे लगाए गए थे। ये जो खुशक शाह है, इसको गाजी मलिक ने पराजित कर दिया था। किसने पराजित कर दिया था? गाजी मलिक ने पराजित कर दिया था। और यहाँ दोस्तों खिलजी राजवंश समाप्त हो जाता है। अब यहाँ दोस्तों खिलजी राजवंश की पूरी जानकारी अभी तक मैंने प्रदान नहीं की है। आपको केवल मैंने खिलजी राजवंश के शासकों के बारे में पढ़ाया है भाई। एक तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, एक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में इसका बेटा बनता है भाई शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर के बाद में राजा बनता है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी के बाद में राजा बनता है खुशक शाह। और शिहाबुद्दीन उमर के समय संरक्षक बनता है मलिक काफूर। कौन बनता है भाई? मलिक काफूर। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि इसने कौन कौन से कर प्रारंभ किए थे। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके शासनकाल में कौन कौन से प्रशासन के पद हुआ करते थे जो काफी ज्यादा चर्चित थे या जिनके बारे में आज भी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी हमें जानकारी किससे मिलती है भाई? इसके शासनकाल के जो प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे जिन्होंने पुस्तकें लिखी, ग्रंथ लिखे और जिनमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में विशेषताएं लिखी या उनकी जानकारी प्रदर्शित की। तो देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आगे की जानकारी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से कर लगा रखे थे भाई? कौन कौन से टैक्स लगा रखे थे जनता पर? इनका जो सबसे प्रसिद्ध टैक्स था दोस्तों, उसका नाम था जजिया कर। कौन था भाई? जजिया कर। यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था भाई। जजिया एक अनैतिक कर था जो जबरन हिंदुओं पर थोप दिया गया था, या मुस्लिम धर्म के अलावा और कोई जाति के लोग थे ना, उनसे यह जजिया कर लिया जाता था भाई। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एक दोस्तों ये कर लेता था जमात कर। कौन सा कर लेता था? जमात कर। और ये मुसलमानों की आय पर लिया जाता था भाई, कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति है उसके कितनी आय होती थी, उसकी आय का 40वां भाग ले लिया जाता था भाई। उसकी आय का
40वां भाग जमात कर के रूप में ले लिया जाता था। तो पूछ लिया जाए, जमात कर अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में किनसे वसूला जाता था? यह मुसलमानों से वसूला जाता था और मुसलमानों की आय का 40वां भाग लिया जाता था। एक कर होता था दोस्तों गढ़ी कर या धरी कर, यानी ये जो घर बनाए जाते थे, जो झोपड़ियां बनाई जाती थी ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में घर थे, झोपड़ियां थी, तो उनके ऊपर जो कर लिया जाता था उसे गढ़ी कर या धरी कर के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों एक चराई कर भी वसूला करता था। यह दुधारू पशुओं पर वसूला जाने वाला कर था। पूछ ले जाइए कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दुधारू पशुओं पर कौन सा कर वसूला जाता था? भाई चराई कर वसूला जाता था। इसके प्रशासन के प्रमुख मंत्री देखिए भाई, एक तो होता था वजीर, या इस वजीर को ही दीवान ए वजारत भी कहा जाता है। यह दोस्तों मुख्यमंत्री हुआ करता था। भाई कौन हुआ करता था? मुख्यमंत्री। जो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रधान अधिकारी होता था, यह प्रधान सलाहकार मान लीजिए, या उसका जो प्रधान कार्य व्यवस्था को संभालने वाला व्यक्ति मान लीजिए, यानी खिलजी राजवंश का जो सबसे शक्तिशाली अधिकारी होता था राजा के बाद में या सुल्तान के बाद में, उस अधिकारी को दोस्तों वजीर या वजारत कहा जाता था। जैसे उदाहरण के लिए वजीर के पास में इतनी शक्तियां होती थी कि इन्होंने दोस्तों ये जो एक शासक था ना मुबारक खिलजी, तो मुबारक खिलजी की हत्या एक वजीर के द्वारा ही तो की गई थी। इसी के मुख्यमंत्री ने इसकी हत्या कर दी, जिसका नाम था खुशक साहब। क्या नाम था भाई? खुशक साहब। फिर कुछ समय तक खुशक साहब ही राजा बन जाता है और आगे चलकर इस खुशक साहब को गाजी मलिक नामक व्यक्ति के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में जो सबसे शक्तिशाली पद होता था, जिसे मुख्यमंत्री कहा जाता था, उसे वजीर कहा जाता था या दीवान ए वजारत कहा जाता था। ये वजीर का काम क्या होता था भाई? इस मुख्यमंत्री का काम क्या होता था? मुख्यमंत्री के दो काम होते थे। एक तो यह दोस्तों वित्त व्यवस्था संभालता था भाई। एक तो कौन सी व्यवस्था संभालता था? वित्त व्यवस्था। और एक जो शाही सेना होती थी, शाही सेना जानते हो, शाही फौज, जो राजमहल की फौज हुआ करती थी, उसका नेतृत्व दोस्तों ये मुख्यमंत्री ही करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में सुल्तान का जो सबसे सशक्त अधिकारी होता था, सबसे शक्तिशाली अधिकारी होता था, जिसे मुख्यमंत्री के समान दर्जा दिया जाता था, वह वजीर या वजारत हुआ करता था या दीवान ए वजारत हुआ करता था। और ये वजीर के दो काम थे भाई, एक तो यह वित्त व्यवस्था संभालता था और एक शाही सेना का नेतृत्व करता था। दूसरा पद देखिए, दूसरे पद का नाम था दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज यह युद्ध मंत्री हुआ करता था या सैन्य मंत्री हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो युद्ध का सेनापति हुआ करता था या युद्ध की देखरेख करने वाला जो मुख्यमंत्री होता था, उसे आरिज कहा जाता था। इसे सेनापति या सैन्य मंत्री के नाम से भी जाना जाता है। एक होता था भाई दीवान ए ईसा। दीवान ए ईसा वह व्यक्ति जो शाही घोषणा करता था, या वह अधिकारी जो राजकाज की घोषणा करता था, आम लोगों तक पहुंचाता था, या सभी के सामने कोई भी भाषण देता था, या कोई भी फरमान लागू करता था, कोई भी कानून लागू करता था, या कोई भी नई बात जनता तक या मंत्रियों तक पहुंचाता था, तो जो व्यक्ति घोषणा करता था इसकी, उसे ईसा कहा जाता था भाई, दीवान ए ईसा। इसका दूसरा काम होता था पत्रों का प्रारूप तैयार करना। जो पत्र व्यवहार किया जाता था, उसका जो प्रारूप तैयार करने वाला व्यक्ति था, उसको भी दोस्तों दीवान ए ईसा के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट अधिकारी देखिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, एक होता था भाई दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत यानी पूरा जो आर्थिक नियंत्रण देखता था, पूरा व्यापारिक नियंत्रण देखता था। खिलजी राजवंश में आर्थिक और व्यापारिक नियंत्रण देखने वाले व्यक्ति को रियासत कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? उस पद को दीवान ए रियासत के नाम से जाना जाता था। यह सबसे शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, शाहना ए मंडी। शाहना ए मंडी, वैसे तो शाहना ए मंडी नामक व्यक्ति बाजार का दरोगा होता था भाई। दरोगा यानी इंस्पेक्टर कह दीजिए दोस्तों, निरीक्षक, जो बाजार की देखरेख करता था, बाजार के पूरे सिस्टम को संभालता था, उसे शाहना ए मंडी के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का ही आविष्कार बताया जाता है। बाजार प्रणाली यानी दिल्ली सल्तनत में बाजार प्रणाली को विकसित करने वाला जो शासक था, वह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैनिकों की हुलिया प्रणाली विकसित की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दोस्तों सबसे पहले नाप तोल की व्यवस्था की थी। किसकी व्यवस्था की थी भाई? नाप तोल की व्यवस्था की थी, यानी न्याय का बर्ताव करता था, सभी को मतलब कि समान बराबर अधिकार देता था भाई। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यह सबसे पहले वेतनमान सैनिकों की व्यवस्था प्रारंभ करता है। तो जो बाजार का दारोगा होता था, उसे शाहना ए मंडी कहा जाता था। एक ये पद भी था दोस्तों, मुहतसिब कौन होता था भाई? बाजार में जो माप तोल का अधिकारी होता था,
बाजार में जो माप तौल का अधिकारी होता था उसे मुहतसिब कहा गया। किसके शासनकाल में? खिलजी राजवंश में। एक दोस्तों वकील का पद भी था, इसे वकील ए दर कहा जाता है, जो राजमहल के कार्य देखा करता था। दिल्ली सल्तनत में जो राजमहल के कार्य देखा करता था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, उसे वकील कहा जाता था भाई। एक होता था भाई बरीद, बरीद होता था बाजार का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति। जैसे मतलब कि सहाना ए मंडी का जो बाजार का दरोगा होता था ना, वैसे दोस्तों एक बरीद नामक व्यक्ति और होता था। तो बरीद नामक पद किसके लिए होता था भाई? बाजार का निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को बरीद कहा गया। एक दोस्तों दीवाने मुस्तखरज, दीवाने मुस्तखरज पूरे बाजार पर कंट्रोल रखता था, पूरे बाजार प्रणाली पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को मुस्तखरज के नाम से जाना जाता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूमि कर कितना लिया जाता था भाई, या खेराज कितना लिया जाता था? यह दोस्तों कुल भूमि का 1/2 भाग लिया जाता था भाई, कि खेत के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन का आधा भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था या खेराज के रूप में लिया जाता था। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूमि कर या खेराज कितना होता था? 1/2, आधा या 50% हुआ करता था। तो यह है दोस्तों अपने भारत का खिलजी राजवंश। उम्मीद करता हूं दोस्तों खिलजी राजवंश आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप खिलजी वंश की सारी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट याद करना चाहते हैं तो एक बार मेरे साथ इस पूरे चैप्टर का स्पेशल रिवीजन देख लीजिए। आइए दोस्तों रिविजनल क्लास। खिलजी राजवंश 1290 से 1220 ईस्वी तक रहा भाई। खिलजी राजवंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने शाइस्ता खान के नाम से उपाधि ग्रहण की थी। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक 6 साल तक रहा भाई। 1290 ईस्वी में ये दिल्ली तख्त पर बैठा, यहाँ का राजा बना, और 1296 ईस्वी में इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। इसके शासनकाल के 2 महत्वपूर्ण अभियान थे भाई। एक तो रणथंबोर अभियान 1291 ईस्वी में, इसमें यह असफल रहा। यहां इसने एक बात कही थी कि मैं रणथंबोर जैसे 10 दुर्गों को तो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये बात कहने वाला राजा कौन था भाई? जलालुद्दीन खिलजी। और ये बात इसने कौन से अभियान पे कही थी? रणथंबोर दुर्ग पर किए गए अभियान के दौरान कही गई थी 1291 ईस्वी में। इसने दूसरा अभियान प्रारंभ किया मंडोर पर 1292 ईस्वी में, यहां यह सफल हो गया। इसकी हत्या इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 में कर दी गई। अब दिल्ली का राजा बनता है या सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली के तख्त पर बैठता है या दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। 1316 ईस्वी में इसकी एक गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरसाब था। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की थी भाई। इसका गुलाम था मलिक काफूर। ये मलिक काफूर नुसरत खान को गुजरात अभियान के दौरान तोहफे में मिला था। तो नुसरत खान ने इस मलिक काफूर को तोहफे के रूप में ही अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में अल्पाई में इसके जो बेटे को शासक बनाया था, यानी अमीर इसको शिहाबुद्दीन उमर को 5-6 साल की उम्र में इसे राजा बना दिया था उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में। तो ये अल्पायु का था, तो इसका संरक्षक दोस्तों मलिक काफूर ही बनता है। दक्षिण भारत का जो अभियान था उसका नेतृत्व करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नियुक्त किया। मलिक काफूर दक्षिण में सफल भी हुआ। दक्षिण में दोस्तों मलिक काफूर को तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। तो यह हीरा मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। आपको बता दूं अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों एक किन्नर जाति का हिंदू था या यह एक हिंजड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों राजस्थान में मुख्य रूप से 3 आक्रमण किए हैं। 1301 ईस्वी में इन्होंने रणथंबोर पे आक्रमण किया और यहाँ राजस्थान का पहला साका हुआ, यानी रणथंबोर का साका। रंग देवी ने तो यहाँ जौहर किया और हमीरदेव चौहान ने यहाँ केसरिया किया। इन्होंने दूसरा मुख्य रूप से राजस्थान में आक्रमण किया था भाई चित्तौड़गढ़ पर। चित्तौड़गढ़ पर इन्होंने 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। रावल रतन सिंह के समय केसरिया किया गया और पद्मिनी ने यहाँ जौहर किया। यह चित्तौड़गढ़ का पहला साका था भाई, ठीक है। इन्होंने तीसरा साका किया था सिवाना पर किया था, जालौर पर भी किया था, ठीक है। अब देखिए
जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को जलोदर नामक रोग के कारण ग्रस्त हो जाने के कारण हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में इसकी अल्पायु का बेटा शिहाबुद्दीन उमर राजा बनता है। तो शिहाबुद्दीन का संरक्षक बन जाता है मलिक काफूर। आगे चलकर दोस्तों इस मलिक काफूर की हत्या कर दी जाती है मुबारक खिलजी के द्वारा। फिर मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में राजा बन जाता है और 1320 ईस्वी तक राजा रहता है। इसे अश्लील संगत या बिना वस्त्र की महिलाओं के साथ और बिना वस्त्र के पुरुषों के साथ संगत करने वाला खिलजी राजवंश का राजा भी कहा जाता है। इसे इसे अल इमाम उल इमाम खिलाफत उल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। मुबारक खिलजी की हत्या इसी के वजीर यानी इसके मुख्यमंत्री खुशक शाह के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब 1320 ईस्वी में खुशक शाह राजा बनता है। इस खुशक शाह को पैगंबर का सेनापति कहा जाता है। इसे इस्लाम का शत्रु बताया गया और इसके समय नारा लगाया गया कि इस्लाम खतरे में है। आगे चलकर खुशक शाह की हत्या भी गाजी मलिक के द्वारा कर दी जाती है और यहाँ दोस्तों खिलजी राजवंश समाप्त हो जाता है। अब आप दोस्तों बीच में एक अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित इसके प्रशासन की और इसकी कर व्यवस्था की थोड़ी बहुत जानकारी देखने को मिलती है, आप वो भी देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर लगाया और ये गैर मुसलमानों पर लगाया। इसने जमात कर लगाया जो मुसलमानों की आय का 40वां भाग लिया जाता था। इसने घरों के ऊपर गड्डी या धरी कर लगाया। इसने दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया। इसके प्रशासन का जो सबसे शक्तिशाली अधिकारी हुआ करता था उसे वजीर या दीवान ए वजारत कहा जाता था, जो मुख्यमंत्री के समान हुआ करता था। यह वजीर वित्त व्यवस्था संभालता था और शाही सेना का नेतृत्व करता था। इसी के शासनकाल में दीवान ए आरिज अधिकारी होता था, जो युद्ध का मंत्री होता था और सेना का मंत्री होता था। जो दीवान ए ईसा नामक अधिकारी होता था वह शाही घोषणा करने वाला व्यक्ति होता था या पत्र प्रारूप या पत्र व्यवहार व्यवस्था को संभालने वाला व्यक्ति होता था। इसके शासनकाल में दीवान ए रियासत नामक अधिकारी होता था, तो यह रियासत अधिकारी आर्थिक और व्यापारिक नियंत्रण संभालता था। सहाना ए मंडी था, यह बाजार का दरोगा हुआ करता था और ये पूरी बाजार व्यवस्था थी। ये मुहत्सिब था, ये मापतोल का अधिकारी हुआ करता था। वकील ए दर राजमहल के कार्य संभालता था। बरीद नामक व्यक्ति बाजार का जांच करने वाला अधिकारी होता था, निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था। दीवाने मुस्त खरज नामक व्यक्ति बाजार पर नियंत्रण करता था और भूमिकर या जो खेराज है वह भूमि का 1/2 हिस्सा लिया जाता था या 50% हिस्सा लिया जाता था। भारत में या दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले वेतनमान सैनिक अलाउद्दीन खिलजी ने रखे थे। सबसे पहले नापतोल की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विकसित की गई और सबसे पहले सैनिकों की हुलिया प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विकसित की गई। तो दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है या आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी आपके कहीं पर भी कंपटीशन एग्जाम्स में काम में आ सकती है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब के लिए धन्यवाद।